Hello guys, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Human Resource Management or Labor Welfare Code 55, and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations in Human Resource Management. Okay, so if you are preparing for all these examinations, you can refer my video sessions to learn about the different human resource management topics. Okay, so today what we are going to learn today is organizational change. Okay, तो ये कहा जाता है कि जो अगर हमारी दुनिया में कुछ स्थायी है, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो परमानेंट है, तो वो क्या है, वो है चेंज, यानी कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसी तरह से जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये जो चेंज है ये कैसे लाया जाता है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, और जो इसका इफेक्ट आता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर, तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसको जो उसका अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपके जो मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं चेंज के, ये सारे जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि जब मैं कोई नए टॉपिक्स अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको आपसे कोई टॉपिक मिस ना हो। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली चेंज क्या है? चेंज रिफर्स टू अल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं। तो चेंज बेसिकली क्या होता है? जो ऑलरेडी किसी चीज़ की एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ठीक है ना, वो जैसे है उसको उसमें थोड़ा बदलाव लाना, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस लेकर के आना, किसी तरीके का अल्टरेशन करना। ओके, जैसे कि अगर आपके पास जो है, सपोज कीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ओके, आपने क्या किया, अगर इसमें हमें चेंज लाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को अगर काट के हटा दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है ना, उसको हम लोग ने क्या किया, उसको कट करके उसमें अल्ट्रेशन करके उसको डिफरेंट फॉर्म दे दिया। तो यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, चाहे उसके ह्यूमन रिसोर्स हों, चाहे वहाँ के बाकी सारे आपके काम करने के तरीके हों, ठीक है, ये सारी चीज़ों में जो हम लोग डिफरेंस लेकर आते हैं, जो अल्ट्रेशन करते हैं, वही होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फिर इट बिकम्स नेसेसरी टू कोप अप विद द इन्वायरमेंटल चेंज टू फेस द चैलेंजेस ब्रॉट अप ड्यू टू दीज चेंजेस। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो एक इन्वायरमेंट में काम करता है, वहाँ पे आपके पॉलिटिकल फोर्सेस रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके साथ ही साथ आपको जो है सोशल इम्पैक्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं जो उस पर असर डालते हैं, और यही सारी चीज़ें चेंज भी होती रहती है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। पहले जहाँ पे क्या था, पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड हुआ करता था, बाद में ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, लिबरलाइजेशन होने की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो गई है ना। तो ये जो चेंजेस है, इन्हीं सारी तरीके की चेंजेस को टैकल करने के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज क्या किया जाए, लाया जाए। ठीक है, फिर द कंडीशन विच प्रॉम्प्ट चेंज कैन बी इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, चेंजेस इन लॉज और रेगुलेशंस, social developments, global competition, demographic trends and एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए क्या करती हैं, उसको प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है, जैसे कि जो आपका जीडीपी होता है अगर वो फॉल होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो है बैंक के जो रेगुलेशंस होते हैं उनमें भी जो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आए। ठीक है, किसी भी तरीके के लॉज और रेगुलेशंस में बदलाव होने के कारण, सोशल डेवलपमेंट के कारण, ठीक है, जैसे सीएसआर पॉलिसी जब आई तो वहाँ पे तब फिर क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने उनके अकॉर्डिंगली जो है ढलना पड़ा। ठीक है, फिर ग्लोबल कंपटीशन होने के कारण नए नए ग्लोबल प्लेयर्स आते हैं, तो उनके बीच में एग्जिस्ट करने के कारण अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आते हैं, एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आपकी आती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को टैकल
करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंज का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज gap between how the work is operating and how it should be operation to ensure सक्सेस फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो यानी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कब लाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जैसे आपका काम चल रहा है, ठीक है, और जैसे चलना चाहिए था, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे चेंज लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको इस लेवल तक मीट करना था, यानी कि अभी सपोज कीजिए कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस आपके सिर्फ अपनी कंट्री में या अपने शहर में, लेकिन अभी तक उसको क्या करना चाहिए था, अभी तक उसको ग्रो कर जाना चाहिए था, यानी कि दूसरे शहर में या दूसरे देश में फैल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की जरूरत है। फाइन। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि चेंज पे को क्या करते हैं, असर डालते हैं। ठीक है, चेंज के ऊपर असर डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके डेफिनेटली जब भी फैक्टर्स की बात आती है, इफेक्ट डालने की बात आती है, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, यानी कि जो बाहरी फोर्स होते हैं, जो हमारे बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, फिर इंटरनल फोर्सेस होते हैं, यानी कि ये जो है, ये क्या करते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खुद की कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चेंज पे इफेक्ट डालते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आते हैं, फॉर चेंजिंग ओरिजिनेट आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की बात हो रही है। तो इसमें चार तरीके के आपके फैक्टर्स आते हैं, जिसमें पहला होता है डेमोग्राफिक, जिसमें बेसिकली आपकी एज, एजुकेशन, फिर उसके बाद स्किल लेवल है, जो जेंडर है, ठीक है, बेसिकली आप जिसको चेंज नहीं कर सकते। फाइन। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, जो किसी तरीके की मार्केट चेंजेस अगर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी में इमरजेंस आता है, आपका FDI आता है, ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स जो भी होते हैं आपके, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि आपके चेंज पे असर डालते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल फोर्सेस की बात करें, यानी कि इंटरनल यानी कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो यूनिक होते हैं, उनका अपना खुद का दिमाग होता है, और वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो सोच में बहुत डिफरेंस होता है, और वही ना कहीं क्लैश क्रिएट करता है। अब किसी को वो चेंज पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, तो इन चीज़ों को एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। फिर साथ ही साथ मैनेजर बिहेवियर कैसा है, ठीक है, अगर मैनेजर्स के बीच भी किसी तरीके का क्लैश चल रहा है, या मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में किसी तरीके का क्लैश या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके वजह से भी चेंज पे असर आता है। ठीक है, तो यानी कि दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेटेड फैक्टर्स है, जैसे वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, चेंज पे असर डालती हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेंज क्या है और चेंज पे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि असर डालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेचर की। नेचर चेंज का क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है, इट इज़ इंट्रोड्यूस थ्रू पीपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कब आएगा, जब वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग चेंज बेसिकली लेकर आते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स तो चेंज लेकर आएगी नहीं, जो लोग हैं वही चेंज लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व्स बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी कि जब हम लोग चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे दोनों पे ही चेंजेस का असर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हैं तो आपके इंडिविजुअल पे फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ के लोगों पे भी फर्क आएगा। ठीक है, जिस तरह से जैसे मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं, तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, तो वहाँ के वर्कफोर्स पे डिफरेंस आता है, ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। फिर चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो आप देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। बिकॉज वो लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स होता है, तो उसके कारण वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है चेंज बनाने के लिए, ओके। फिर आता है चेंजिंग ग्रुप बिहेवियर इज यूजुअली अ प्रोलॉन्ग्ड एंड हार्डर टास्क। अब देखिए, अब सिर्फ एक जने को आपको चेंज नहीं करना, वहाँ पे आपको ग्रुप्स को चेंज करना है, तो इसलिए ये और थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना थोड़ा मुश्किल काम इसी की वजह से हो जाता है। फिर इट इज़ अ स्लो पेनफुल प्रोसेस टू अश्योर अ टोटल कल्चरल चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है चेंज का, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, तो ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, और थोड़ा पेनफुल होता है। पेनफुल क्यों होता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को सेपरेशन देना पड़ जाए, ठीक है। आपको अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर या एक्विजिशन होते हैं तो वहाँ पे हमेशा डाउन साइजिंग की जाती है, ठीक है, लोगों को भी हटाया जाता है, रिप्लेसमेंट ले ऑफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि लोगों को हटाया जा रहा है, सेपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। फिर इट प्रिस्क्राइब्ड रिलेशनशिप एंड रोल्स असाइन टू मेंबर्स एंड इवेंचुअली मॉडिफाई द इंडिविजुअल मेंबर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ये क्या करता है, ये जो वहाँ लोग काम करते हैं उनके रिलेशनशिप को, उनके रोल को क्या करता है, असाइन करता है, उसको डिफाइन करता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, ठीक। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, फाइन। तो अब ने क्या देखा, क्या नेचर बेसिकली फीचर्स क्या है चेंज की, कि चेंज को हमेशा लोगों के थ्रू लाया जा सकता है। एक ग्रुप को चेंज करना या किसी इंसान को चेंज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, और डिफिकल्ट होता है, इसके साथ साथ थोड़ा पेनफुल होता है, बिकॉज आपको वहाँ पे जॉब कर से ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोगों के रोल्स को असाइन किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में इसमें चेंज लाया जाता है, ओके। और मैनेजमेंट में जब भी चेंज लाना होगा तो जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल्स पे भी हमेशा असर आएगा, ओके। तो हम लोग ने 3 चीज़ें पढ़ ली, हम लोग ने कंसेप्ट को समझ लिया, हम लोग ने फैक्टर्स को समझ लिया, साथ में साथ ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ चेंज क्या होता है, यानी कि चेंज लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइज द बेसिक डायनामिक्स फॉर चेंज। यानी कि जब आपको चेंज लेकर आना है तो उसका बेसिक डायनामिक्स क्या होगा, बेसिकली कौन से तरीके से आप लेकर के आओगे, आप ये सारी चीज़ें इसमें देखोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको उसमें जो चैलेंजेस आने वाले, ठीक है, और आपका जो अल्टीमेट गोल है आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। यानी कि आपको चेंज लाने के क्या कौन सा डायनेमिक्स यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपका क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको क्या चाहिए, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। और फिर क्या करोगे, लोगों को वहाँ पे अंडरस्टैंड पीपल्स नेचुरल रेजिस्टेंस टू द चेंज। फिर आप देखोगे कि लोग किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब आप चेंज लाना चाह रहे हो, बदलाव लाना चाह रहे हो, तो वहाँ के लोग किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं लाना चाहते, उस चीज़ को आप क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको वो समझ के उसको टैकल करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा सही समय चूज़ करना है, यानी कि राइट अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है, सो दैट कि आप उस चेंज को क्या कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है, फोस्टर कर सको, यानी कि उसको बनाना शुरू कर सको। फिर जनरेट एक्शन प्लान। फिर आपको एक एक्शन प्लान जो है वो जनरेट करना होगा कि क्या क्या आप करना है आपको। एविडेंस योर स्किल्स एट डीलिंग विद चेंज, ठीक है, आप अपने स्किल्स को क्या करोगे, यूज़ करोगे चेंज को डील करने के लिए, ठीक है, यानी जो उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जो असर उसका आ रहा है उसको। फिर उनको चेंज को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसको मॉनिटर करोगे और फिर इवैल्यूएट करोगे, यानी कि चेंज लाने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस आया, क्या असर पड़ा प्रोडक्टिविटी पे या किसी और फैक्टर्स पे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप देखोगे कि बेसिक डायनामिक्स क्या है, ठीक है, कैसे कैसे आपको चेंजेस लेकर आने हैं, क्या चेंज करना है। फिर आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, गोल्स क्या क्या है, लोग किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। फिर आपको सही
समय चूज़ करना होगा कि आप किस समय अपनी चेंज को जो है वो क्या कर सको, आप उसको ला सको, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है, चेंज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ों को डील करने के लिए, फिर चेंज को इम्प्लीमेंट करना, उसको मॉनिटर करना है, और सबसे बड़ी बात इवेल्युएट करना है चेंज को, कि आप देख सको कि भाई जिस पर्पस के लिए मैंने इस चेंज को लाया था वो चीज़ें, वो पर्पस हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो ये बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट है आपके चेंज के। अब हम लोग चेंज के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम जो मॉडल्स यूज़ होते हैं चेंजेस के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सेशन। एंड अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।